Yes, a very good morning to all of you. In last class we were studying about dimensional formulae of few physical quantities. Last class में हमने क्या पढ़ा था, कुछ physical quantities के आपको फ्लो चार्ट बनाकर मैंने क्या बताए थे, डायमेंशनल फॉर्मूले बताए थे. ठीक है, आज हम कुछ और डायमेंशनल फॉर्मूले याद करेंगे जो आप 11th क्लास में आपको पढ़ने हैं, और उसके अलावा कुछ और यूजेस हम पढ़ेंगे, यूजेस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस. ठीक है, डायमेंशंस के क्या यूज़ हैं, किस तरह से हम इनको यूज़ में ले सकते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, तो वन बाय वन हम स्टडी करते हैं. तो सबसे पहले कुछ 16 क्वांटिटीज़ आपको मैंने पहले लिखवा दी हैं. उसके बाद आगे की क्वांटिटीज़ से मैंने शुरू किया है. आगे की क्वांटिटीज़ है, फर्स्ट इज़ टाइम पीरियड. तो टाइम पीरियड तो ऑफकोर्स सी बात है, इसकी यूनिट क्या होगी, टाइम की यूनिट होगी, यानी सेकेंड. तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला आप सीधे सीधे लिख सकते हैं, m रेज़ टू द पावर 0, l टू द पावर 0, t टू द पावर 1. दिस इज डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ टाइम पीरियड. ओके, नेक्स्ट इज फ्रीक्वेंसी. फ्रीक्वेंसी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी होती है 1 टाइम पीरियड. ठीक है, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है 1 टाइम पीरियड. तो फ्रीक्वेंसी क्या बन जाएगी, इसका अगर मैं डायमेंशनल फॉर्मूला लिखूं तो m0 l0 t रेज़ टू द पावर -1, यानी डायमेंशनल फॉर्मूला फ्रीक्वेंसी का क्या बन जाएगा, m0 l0 t -1. दिस इज डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ फ्रीक्वेंसी. देन वी टॉक अबाउट प्लैंक्स कांस्टेंट. तो प्लैंक्स कांस्टेंट होता है आपका एनर्जी डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी. ये फॉर्मूला होता है इसका. ठीक है, आप 11th में, इस साल 11th में तो नहीं 12th में पढ़ेंगे आप ये. ठीक है, एनर्जी अपॉन फ्रीक्वेंसी. तो एनर्जी की डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, तो आपको कल मैंने 2 ही डायमेंशनल फॉर्मूले लर्न करने के लिए कहे थे. एक तो फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला आपको हमेशा लर्न होना चाहिए, और एक एनर्जी या वर्क डन का डायमेंशनल फॉर्मूला आपको लर्न होना चाहिए. सो अकॉर्डिंग टू दैट डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एनर्जी इज, एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है m1 l2 t -2. ये होता है, इसको आप डिवाइड करेंगे विद डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ फ्रीक्वेंसी m0 l0 t -1. अभी हम फ्रीक्वेंसी का डायमेंशनल फॉर्मूला लिख के आए हैं. तो ये क्या बन जाएगा, ये t रेज़ टू द पावर -1 ऊपर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, +1. तो दिस विल कम आउट टू बी m रेज़ टू द पावर 1 l रेज़ टू द पावर 2 t रेज़ टू द पावर -1. दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट. क्लियर? नेक्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट एंगुलर वेलोसिटी. ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी. एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है, तो एंगुलर वेलोसिटी होती है एंगल डिवाइडेड बाय टाइम. ठीक है, जैसे डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है, एंगुलर वेलोसिटी में वहाँ पर एंगल आ जाता है. ठीक, तो आपको पता है एंगल का तो कोई डायमेंशन फॉर्मूला नहीं होता है. ठीक है, या रेडियन, स्टे रेडियन और रेडियन हम पढ़ते हैं, लेकिन उनका कोई डायमेंशन फॉर्मूला नहीं होता है. ठीक है, यानी तो इसके लिए डायमेंशनल फॉर्मूला किसका आ जाएगा, फिर 1 टाइम के लिए आएगा. तो 1 टाइम के लिए, यानी यहाँ पर इसका डायमेंशनल फॉर्मूला आ जाएगा m0 l0 t रेज़ टू द पावर -1. इज इट क्लियर? ठीक है, यहाँ पर एंगल है और एंगल का कोई डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होता, ये ध्यान रखना. ठीक है, हमने कल बात की थी कि एंगल का कोई डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होता है, इसलिए यहाँ पर केवल टाइम का डायमेंशनल फॉर्मूला लग जाएगा और वो t रेज़ टू द पावर -1 हो गया. ठीक, एंगुलर एक्सेलरेशन. एंगुलर एक्सेलरेशन होता है एंगुलर वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम. ठीक, जैसे सिंपली एक्सेलरेशन क्या होता है, वेलोसिटी अपॉन टाइम, इसी तरह से एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होता है, एंगुलर वेलोसिटी अपॉन टाइम. और एंगुलर वेलोसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला क्या है, m0 l0 t -1. तो ये आता है आपका, ऊपर वाला है m0 l0 t -1 और नीचे और टाइम है. ठीक है, यानी नीचे t आएगा यूँ. ठीक, इस t को आप न्यूमरेटर में ले जाएंगे तो माइनस में आएगी पावर, तो इसको आप लिख सकते हैं टू द पावर -2. डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन इज एंगुलर वेलोसिटी बाय टाइम, दैट इज इक्वल टू m0 l0 t रेज़ टू द पावर -2. ठीक, फिर आता है एंगुलर मोमेंटम. एंगुलर मोमेंटम होता है आपका मास इंटू वेलोसिटी. ये तो आपका मोमेंटम का फॉर्मूला है. ठीक, एंगुलर मोमेंटम में एक और चीज़ आ जाती है, दैट इज रेडियस.
ठीक, ये तो होता है मोमेंटम का फॉर्मूला। इसको जब रेडियस से मल्टीप्लाई कर दे तो हमें मिल जाता है एंगुलर मोमेंटम। तो मास का डायमेंशन यहाँ मैं बता रही हूँ एक बार, है ना। मास का डायमेंशनल फॉर्मूला m, वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला कल हमने याद किया था L1 t-1, ठीक। रेडियस किस में मेजर होगी, लेंथ में, यानी इसका डायमेंशनल फॉर्मूला L। अब यहाँ बेस यहाँ m है, यहाँ L की पावर 1 a के लिए, तो ये L की पावर हो गई 2 और t-1, यानी डायमेंशनल फॉर्मूला क्या आ जाएगा, m1 L2 t-1। दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। ये नीचे वाला आपको केवल समझाने के लिए बताया, ये इनर्शिया में नहीं लिख लेना है, ठीक है। सो मास इंटू वेलोसिटी इंटू रेडियस एंड द डायमेंशनल फॉर्मूला इज m1 L2 t-1, ठीक है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है मास इंटू डिस्टेंस, यानी हर डायमेंशनल फॉर्मूला हम निकाल कैसे रहे हैं, हम एक्चुअली केवल उसके फॉर्मूले से ही निकाल रहे हैं, ठीक है। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज मास इंटू डिस्टेंस स्क्वायर, डिस्टेंस का स्क्वायर, ठीक है। ये होता है तो मास तो किस में आएगा, m के लिए, यानी m रेज टू द पावर 1। डिस्टेंस किस में आएगा, डिस्टेंस लेंथ में, और कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स, यानी l रेज टू द पावर 2 एंड t रेज टू द पावर 0। दिस इज डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। अब ये सब क्या है, ये इस साल आपके लिए आएंगी फिजिकल क्वांटिटीज। रेडियस ऑफ गायरेशन, अब क्या बोल रहा है वो, रेडियस ऑफ गायरेशन। दिस रेडियस ऑफ गायरेशन इज नथिंग बट अ लेंथ, तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या आ जाएगा, दिस इज अ लेंथ, ये एक लेंथ होती है, रेडियस होती है, ठीक। तो इसी को हम कहते हैं, ये लेंथ के टर्म्स में आएगी, और इसी के लिए डायमेंशनल फॉर्मूला आ जाएगा m0 L1 t0। दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ रेडियस ऑफ गायरेशन, ठीक है। तो अभी तक हमने लगभग 24 फिजिकल क्वांटिटीज़ के डायमेंशनल फॉर्मूले पढ़ लिए, जो आपको इस साल आने वाली हैं और आप उनको याद करेंगे, ठीक है। इन सभी फिजिकल क्वांटिटीज़ को आप लोग लर्न करेंगे, इनके डायमेंशनल फॉर्मूले, इट्स अ मस्ट, ठीक है। और नहीं याद है तो इनके फॉर्मूले याद करेंगे आप, और आप 2 ही फिजिकल क्वांटिटीज़ के डायमेंशनल फॉर्मूले याद रखेंगे, वर्क एंड फोर्स, ठीक। तो कि हर ज़्यादातर मैक्सिमम जो फॉर्मूले हैं वो इन्हीं में से बनेंगे, ठीक है। चलें आगे, चलिए। तो इसके साथ ही इसको इरेज कर देते हैं। आई होप सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं डायमेंशनल एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस की। 3 एप्लीकेशंस आपको पढ़नी है डायमेंशनल एनालिसिस की, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, डायमेंशनल एनालिसिस। एंड डायमेंशनल एनालिसिस की हम डायमेंशंस की बात, यूजेस की बात कर लें, या तो यूजेस लिख लें आप इसको, वो भी एक ही बात है, या फिर एप्लीकेशंस लिख लें, ठीक है। तो ये दोनों ही एप्लीकेशंस क्या है, इसकी 3 एप्लीकेशंस आपको पढ़नी है। सबसे पहली, टू कन्वर्ट अ फिजिकल क्वांटिटी, physical quantity from one system of units to another, एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट्स में अगर हमें किसी एक फिजिकल क्वांटिटी को कन्वर्ट करना है तो उसके लिए भी हम क्या यूज़ कर सकते हैं, वी कैन यूज़ डायमेंशनल एनालिसिस, ठीक है। सेकेंड इज टू चेक द करेक्टनेस ऑफ अ गिवन फिजिकल रिलेशन। सेकेंड पॉइंट इज टू चेक द रिलेशन ऑफ अ गिवन physical
equation, sorry, it should be check the correctness, check the correctness of a given physical relation, physical relation, ठीक है। कोई फिजिकल रिलेशनशिप आपको दे रखी है, यानी कोई इक्वेशन दे रखी है और आपको ये बताना है कि वो इक्वेशन करेक्ट है या नहीं है, तो वो आप डायरेक्टली कहाँ से बता सकते हैं, यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस को आप यूज़ करके कैसे बता सकते हैं, ठीक है। थर्ड, to derive a relation between different physical quantities. Third point is to derive a relation between different physical quantities, different physical quantities, ठीक है। डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं, उन डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज़ में हम क्या फाइंड आउट करें, उनकी एक रिलेशनशिप डिराइव कर लें, तो वो भी हम किससे कर सकते हैं, यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस। वन बाय वन हम इनको स्टडी करेंगे, ठीक। पहले तो एक बार इसको नोट कर लें। इस लेक्चर में आपको हम फर्स्ट टू जो एप्लीकेशंस हैं उनकी बात करेंगे और उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे, ठीक है। सो फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इससे आगे की बात करते हैं। चलें आगे। ओके, सबसे पहले हम बात करते हैं तो कन्वर्ट अ फिजिकल क्वांटिटी फ्रॉम वन सिस्टम ऑफ यूनिट्स टू अनदर, ठीक है। एक सिस्टम ऑफ यूनिट्स से हम दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट्स में कन्वर्ट करेंगे किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को, ठीक है। ये किस बात पर डिपेंड करता है, तो ये बेसिकली इस बात पर डिपेंड करता है कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है उसकी वैल्यू फिक्स रहती है, चाहे हम उसको सीजीएस सिस्टम में लिखें, चाहे हम उसको एमकेएस सिस्टम में लिखें, चाहे हम उसको एसआई सिस्टम में लिखें, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल इफ़ आई टॉक अबाउट द मास ऑफ दिस बॉक्स, इफ़ आई टॉक अबाउट द मास ऑफ दिस बॉक्स, इस बॉक्स के मास की बात करूं तो इस बॉक्स का मास आप चाहे कहें कि 10 ग्राम या आप कहें 0.01 kg, तो बात तो एक ही है। यानी यूँ मान लीजिए कि आप यूँ कहें कि 1 kg एप्पल हो, अदरवाइज यू कैन ऑल्सो से दैट 1000 ग्राम ऑफ एप्पल। तो एप्पल की क्वांटिटी में कोई चेंज हो रहा है, क्वांटिटी तो उतनी ही है, केवल उसको अलग सिस्टम में लिख रहे हैं तो वो वैल्यू अलग आ रही है, ठीक है। और आपको मैंने बताया था कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी Q को हम कैसे लिख सकते हैं, कोई न्यूमेरिकल नंबर मल्टीप्लाइड बाय इट्स यूनिट। इस तरह से आपको बताया हुआ है कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को हम कैसे लिख सकते हैं, न्यूमेरिकल नंबर मल्टीप्लाइड बाय यूनिट, इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक। तो मान लीजिए कोई फिजिकल क्वांटिटी है Q, ठीक। इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, अगर एक सिस्टम में न्यूमेरिकल नंबर n1 है और वो यूनिट है उसमें u1, तो ये इक्वल होगा किसी दूसरे सिस्टम में न्यूमेरिकल नंबर n2 के मल्टीप्लाइड बाय उस सिस्टम की यूनिट के। यानी कोई फिजिकल क्वांटिटी है उसके लिए n1 u1 कॉन्स्ट n इंटू यू कॉन्स्टेंट रहता है, ठीक, पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी के लिए। तो यहाँ पर अगर मैं कहूँ 1 kg एप्पल, तो इसका इज इक्वल टू 1000 ग्राम, तो ये कोई गलत नहीं है। कैसे कि न यहाँ पर न्यूमेरिकल नंबर 1 है और यूनिट क्या है, kg, यहाँ पर न्यूमेरिकल नंबर क्या है, 1000 एंड यूनिट इज ग्राम, ठीक है। तो इस तरह से इस 1 kg को ग्राम में हम कन्वर्ट भी कर सकते हैं। यहाँ तो सीधा सीधा सोल्यूशन था, ठीक। अब हम एक एग्जाम्पल करेंगे और उसको यूज़ करके हम इसे सॉल्व करना बताएंगे, किस तरह से किसी एक पर्टिकुलर क्वांटिटी को हम दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए Q है आपका, Q को किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को आप ऐसे लिख सकते हैं, n1 u1 न्यूमेरिकल नंबर इन फर्स्ट यूनिट सिस्टम, यूनिट ऑफ फर्स्ट यूनिट सिस्टम, न्यूमेरिकल नंबर इन सेकेंड यूनिट सिस्टम मल्टीप्लाइड बाय यूनिट ऑफ सेकेंड यूनिट सिस्टम। अब मान लीजिए कि यूनिट 1 u1 में डायमेंशनल फॉर्मूला है आपका m की पावर a, l की पावर b
और t की पावर c, ये डायमेंशनल फॉर्मूला है। ठीक, मास उसमें m1 है, लेंथ उसमें l1 है और टाइम है उसमें t1। ठीक, अब ये मास क्या है, ग्राम में है, केजी में, वो डिपेंड करेगा कि अपने को सिस्टम क्या दे रखा है, कौन सा दे रखा है। ठीक, U2 को आप क्या लिखेंगे, U2 को आप लिख लेंगे, डायमेंशनल फॉर्मूला तो सेम रहेगा उस फिजिकल क्वांटिटी का। भाई आपसे अगर वेलोसिटी बोलिए तो चाहे वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में लिखो चाहे किलोमीटर पर आवर में लिखो, पूछ तो वेलोसिटी रहा है। ठीक, तो यहाँ पर यूनिट सिस्टम U2 में चाहे आप किलोमीटर पर आवर लिखोगे तो भी तो डायमेंशनल फॉर्मूला L1 T-1 रहेगा। ठीक, और मीटर पर सेकंड रखोगे तो भी तो डायमेंशनल फॉर्मूला क्या रहेगा, M0 L1 T-1, यही रहने वाला है। तो डायमेंशनल फॉर्मूले में तो कोई चेंज नहीं आना है। ठीक, तो यूनिट सिस्टम 2 में हम कहते हैं कि मास है M2 जिसकी पावर भी A रहेगी, लेंथ है L2 जिसकी पावर भी B रहेगी और टाइम है T2 जिसकी पावर भी C रहेगी। यहाँ पर पावर्स में कोई चेंज नहीं आ रहा है क्योंकि डायमेंशंस तो सेम है, सेम फिजिकल क्वांटिटी है। ठीक है, अब यहाँ से इस चीज़ को यूज़ करते हुए मैं यहाँ से N2 की वैल्यू निकालूँ तो इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, यहाँ पर लिखती हूँ N2 कैन बी रिटर्न एज, N2 को कैसे लिख सकते हैं हम, N1 इंटू U1 डिवाइडेड बाई U2, यही कर सकते हैं। तो वही हम करते हैं N1 और यहाँ लिखते हैं U1 क्या है, M1 to the power A, L1 to the power B and T1 to the power C। ठीक, डिवाइडेड बाय M2 to the power A, L2 to the power B and T2 to the power C। ऐसा हमने क्यों किया, ये U1 की जगह लिख दिया और ये U2 की जगह लिख दिया। और इसी को मैं ऐसे लिख सकती हूँ, इसी क्वांटिटी को मैं कैसे लिख सकती हूँ, देखो इसी को मैं ऐसे लिख सकती हूँ N1 M1 over M2 raised to the power A, L1 over L2 raised to the power B and T1 over T2 raised to the power C। इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, ये समझ में आ जाए तो अब एक क्वेश्चन करेंगे इससे रिलेटेड, वो क्वेश्चन करने के बाद आपको ये और आसान लगेगा। ठीक है, चलें आगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम आगे चलते हैं। चलें आगे, चलिए। तो आई होप सभी ने लिख लिया होगा। अब एक क्वेश्चन लिखते हैं तो आपको और क्लियर हो जाएगा। देखिए, एग्जाम्पल है आपका, क्वेश्चन है कन्वर्ट 1 जूल इनटू अर्ग। व्हाट इज द क्वेश्चन? द क्वेश्चन इज convert 1 joule into अर्ग। ये दो यूनिट्स आपने पढ़ी होंगी। जूल इज द यूनिट ऑफ एनर्जी, अर्ग इज ऑल्सो द यूनिट ऑफ एनर्जी। जूल है SI सिस्टम में और अर्ग है CGS सिस्टम में। ठीक है, ये आपके दिमाग में होना चाहिए। चलिए, तो अब यहाँ पर हमें क्या दिया हुआ है, हमें गिवन क्या है, सोल्यूशन कर रहे हैं हम। What we are given, N1 आपको पता है भाई, 1 जूल की वैल्यू आपको निकालनी है, यानी N1 आपको पता है 1। U1 क्या है, U1 निकालने के लिए जूल है, तो जूल किसकी यूनिट है, एनर्जी की। और आपको मैंने कहा है कि एनर्जी के आपको डायमेंशनल फॉर्मूला लर्न करना है, तो उसको आप लिख देंगे M1 L2 T-2, ये होता है एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला। ठीक, और फर्स्ट यूनिट सिस्टम है इसलिए M1 L1 और T1 यूज़ किया हमने। ठीक, U2 इज इक्वल टू, U2 क्या है, U2 भी हम यूज़ करेंगे M2 L2 T2, इसकी पावर -2, इसकी पावर 2 और इसकी पावर 1। ठीक, अब हमें ये समझाना पड़ेगा यहाँ पर कि M1 कौन सी यूनिट में है और M2 किस यूनिट में है। तो देखो, जूल जो होता है, जूल दिस इज SI सिस्टम। कौन सा सिस्टम है ये, SI सिस्टम। और SI सिस्टम में मास किस में होता है, M इज इन kg, सो इट इज 1 kg। M1 क्या है, ये हमने N1 यूज़ किया है, तो U1 में M1 क्या है, 1 kg। M1 क्या है, kg। L1 क्या होगा, लेंथ क्या होती है SI सिस्टम में,
मीटर, ठीक, 1 मीटर आप यूज़ करेंगे। और टाइम क्या होता है एसआई सिस्टम में? टाइम होता है आपका अगेन सेकेंड, ठीक। उसके साथ साथ हम बात करें किसमें, अर्ग के लिए बात करें तो अर्ग इज सीजीएस सिस्टम। कौन सा सिस्टम है? सीजीएस सिस्टम। तो वहाँ पर क्या होगा, मास तो होगा m2 आपका होगा ग्राम में, ठीक, L2 आपका होगा सेंटीमीटर में, एंड टाइम विल बी इन सेकेंड। क्लियर? ये M1 L1 T1 क्या रखने हैं आपको, और M1 L2 T2 M2 L2 T2 क्या रखने हैं, समझ में आ गया होगा, ठीक। अब यूज़ करते हैं हमारा फॉर्मूला क्या था, N2 इज इक्वल टू, N2 किसको मान रहे, अर्ग, कितने अर्ग आएंगे वो हमें निकालना है, ठीक। तो N2 की वैल्यू निकाले पहले, तो ये न्यूमेरिकल नंबर निकल के आएगा। तो देखो N1 कितना है, 1, M1 बाई M2, M1 बाई M2 रेज टू द पावर a यानी 1, यहाँ पर दोनों की पावर क्या है 1, L1 बाई L2 रेज टू द पावर 2। यहाँ बात करें तो T1 बाई T2 रेज टू द पावर -2, ठीक। अब इनकी वैल्यूज रख देते हैं, सिंपली हमें वैल्यू रखनी है। N2 इज इक्वल टू 1 तो मल्टीप्लाई होना है, यहाँ पर अगर 7 जूल पूछता ना तो यहाँ न्यूमेरिकल नंबर में आप 7 रखते, ठीक है। तो M1 किस में है, kg में, kg लिख दिया ऊपर, नीचे लिखा M2 किस में है, ग्राम में, तो ये लिखा ग्राम, ठीक। L1 किस में है, मीटर में, नीचे वाला है सेंटीमीटर में, ये लिख दिया, ये पावर 1 ये पावर 2, टाइम ये भी सेकंड में, नीचे वाला भी सेकंड में, ठीक है, पावर में -2, ठीक बात है। अब इस kg को पहले कन्वर्ट करो, किस में कन्वर्ट करो, ग्राम में, ताकि ये कैंसिल हो जाए भाई, ये आपकी यूनिट्स कैंसिल होंगी तभी तो नंबर आएगा, ठीक। तो मैं इसको यहाँ सॉल्व कर रही हूँ आगे, ठीक है। इसको ज़रा सा यहाँ सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पर N2 की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, N2 इज इक्वल टू kg की जगह आप लिखेंगे 1000 ग्राम, और नीचे भी ग्राम ही था, ठीक, बाहर 1 मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर, तो मीटर की जगह मैंने लिख दिया 100 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय सेंटीमीटर। पावर क्या है इसकी, 2, पावर है 2, यहाँ थी पावर 1, ठीक। यहाँ पर सेकंड है तो कोई चेंज नहीं करना है, तो यहाँ पर सेकंड से सेकंड कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा 1 की पावर -2, ठीक। अब यहाँ देखो, ग्राम से ग्राम कैंसिल, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल, अब बचा क्या, N2 इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाइड बाई ये, इसकी पावर क्या है 1, तो 1000 लिख दो, मल्टीप्लाइड बाय 100 की पावर क्या है 2, 100 की पावर 2 यानी 100 मल्टीप्लाइड बाय 100 कितना आ गया, N2 इज इक्वल टू 10 रेज टू द पावर 7, यानी न्यूमेरिकल नंबर क्या आ गया आपका 10 रेज टू द पावर 7। क्लियर? तो फिर यहाँ से इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पर सॉल्व करें तो वैल्यू क्या आएगी, N2 की वैल्यू आ गई आपके पास, N2 की वैल्यू आ गई यानी 1 जूल इज इक्वल टू 1 नहीं 10 टू द न्यूमेरिकल नंबर क्या आया N2 10 टू द पावर 7 और यूनिट क्या है अर्ग, तो 1 जूल किसके बराबर हो गया 10 रेज टू द पावर 7 अर्ग्स के बराबर हो गया। क्लियर? क्लियर हुई ये बात? ठीक है, इस चीज को मैं लास्ट में यहां पर लिख देती हूँ नीचे, ठीक, यानी 10 टू द पावर 7 इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, इट मीन्स 1 जूल इज इक्वल टू, बताओ उतार लो बच्चों, फिर लास्ट में आंसर लिख देना, क्या लिख देना 1 जूल इज इक्वल टू 10 टू द पावर 7 अर्ग्स, यहाँ लिख देती हूँ 1 जूल इज इक्वल टू 10 टू द पावर 7 अर्ग। दिस इज द सोल्यूशन। क्लियर हो गई? हमने एसआई सिस्टम की जूल फिजिकल क्वांटिटी को अर्ग में कन्वर्ट कर दिया, तो न्यूमेरिकल नंबर 1 से बदल के कितना हो गया 10 टू द पावर 7। क्लियर? कोई डाउट किसी को यहाँ तक?
चलें आगे, चलिए ओके, नाउ इट स्टार्ट विद सेकेंड एप्लीकेशन। सेकेंड एप्लीकेशन से शुरू करते हैं, और सेकेंड एप्लीकेशन क्या है? सेकेंड एप्लीकेशन इज टू चेक द करेक्टनेस ऑफ अ गिवन फिजिकल रिलेशन। कोई फिजिकल रिलेशन आपको गिवन है और आपको उस फिजिकल रिलेशन के बारे में क्या पता करना है कि ये फिजिकल रिलेशन सही है या गलत है। ठीक है, उसके लिए आपको क्या पढ़ना पड़ेगा? उसके लिए पहले आपको ये समझना पड़ेगा प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। ठीक है, एक हम पढ़ क्या रहे हैं? वी आर स्टडिंग टू चेक सेकेंड एप्लीकेशन, दैट इज टू चेक द करेक्टनेस ऑफ गिवन फिजिकल क्वांटिटी और गिवन फिजिकल रिलेशन। ठीक है, गिवन फिजिकल रिलेशन की करेक्टनेस चेक करना है, यानी वो करेक्ट है या नहीं ये बताना है। ठीक है, उसके इसी में ये कैसे चेक करेंगे आप? तो उसके लिए आपको पता होना चाहिए प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। ठीक है, क्या है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी? तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ये है कि आप अगर किन्हीं दो फिजिकल क्वांटिटीज़ को, किन्हीं दो एक्सप्रेशंस को जोड़ रहे हो, ठीक है, तो आप तभी जोड़ सकते हो जब उनके डायमेंशनल फॉर्मूले सेम हो। जैसे फॉर एग्जांपल, आप गधों में घोड़े जोड़ सकते हो? नहीं जोड़ सकते। आप कहोगे इतने तो गधे ही हैं और इतने घोड़े ही हैं, या यूँ कह लीजिए कि आपको कहे कि आप एप्पल, आपके पास 10 एप्पल हैं और 20 मैंगोज़ हैं, तो टोटल कितने हुए? टोटल एप्पल कितने हुए पूछेगा तो आप बता देंगे टोटल एप्पल तो इतने ही हुए, मैंगोज़ तो यूज़ नहीं हुए। ठीक, और टोटल मैंगोज़ पूछे तो आप ये बता सकते हैं, लेकिन टोटल फ्रूट्स पूछ ले तो दोनों बताएंगे आप। ठीक, लेकिन यहाँ पर क्या है, फिजिक्स क्या कहता है कि आप किन्हीं भी दो फिजिकल क्वांटिटीज़ को अगर जोड़ रहे हो तो उनके डायमेंशनल फॉर्मूले सेम होंगे। होमोजेनिटी प्रिंसिपल यही कहता है कि डायमेंशंस उन फिजिकल क्वांटिटीज़ की सेम रहेगी जिनको आप जोड़ रहे हैं या जिनको आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, कोई भी दो फिजिकल क्वांटिटीज़ जो जुड़ रही हैं आपस में, या कोई भी दो टर्म्स आपस में जुड़ रही हैं, तो उन दोनों की डायमेंशनल फॉर्मूले सेम होंगे, ये दिमाग में रखना। ठीक है, तो इसको लिख लीजिए कि होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस का क्या मतलब है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है टू टर्म्स can be added or subtracted only if they have same dimensional formulae, if they have same dimensional formulae। उन दो टर्म्स को आप तभी जोड़ सकते हो जब उनके सेम डायमेंशनल फॉर्मूले होंगे। ठीक है, अगर डायमेंशनल फॉर्मूले सेम नहीं हो तो आप उनको जोड़ नहीं सकते। यानी आप वेलोसिटी में एक्सेलरेशन नहीं जोड़ सकते हो, आप डिस्टेंस में वेलोसिटी नहीं जोड़ सकते हो। वेलोसिटी में वेलोसिटी ही जुड़ेगी, डिस्टेंस में डिस्टेंस ही जुड़ेगा, मोमेंटम में मोमेंटम ही जुड़ेगा। ठीक है, ऐसा नहीं कर सकते कि मोमेंटम में वेलोसिटी उठा के जोड़ दी, तो ऐसा नहीं होता है इन फिजिक्स। ठीक है, सो यू शुड नो दैट टू टर्म्स कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड ओनली इफ दे हैव सेम डायमेंशनल फॉर्मूले और सेम डायमेंशंस। आई मस्ट राइट इफ दे हैव सेम डायमेंशंस। ठीक है, फॉर्मूला तो किसी फिजिकल क्वांटिटी का होगा, कई बार ऐसा हो जाता है कि सब चीज़ें कट कटा के एक पर्टिकुलर क्वांटिटी आपको मिल जाती है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखनी है। ठीक, दूसरी बात, किसी भी फॉर्मूले की करेक्टनेस भी हम किस बेसिस पे चेक करते हैं? प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी पे। कैसे? तो कोई भी आपको रिलेशन दे रखा है तो उसमें पहले तो सभी के डायमेंशनल फॉर्मूले चेक कर लो। ठीक, डायमेंशनल फॉर्मूले चेक करेंगे तो अगर वो डायमेंशनल फॉर्मूले सभी के सिमिलर हैं, सेम हैं, तो वो डायमेंशनली करेक्ट है वो फिजिकल रिलेशनशिप, अदरवाइज वो डायमेंशनली रॉन्ग है, वो शुरू में ही ख़त्म हो जाती है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है उनको आप जोड़ रहे हैं तो जोड़ के तभी आप जोड़ सकते हैं जब वो दोनों सेम डायमेंशंस की हों। ठीक है, तो जैसे कि इसको ऐसे लिखिए आप।
ठीक है, ये आपने लिख लिया प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। अब इसमें आप ये मेन पॉइंट उतारें कि क्या है, फिजिकल इक्वेशन विल बी डायमेंशनली करेक्ट, फिजिकल रिलेशन विल बी डायमेंशनली करेक्ट। हम ये नहीं कह सकते कि वो पूरी तरह से करेक्ट है, पर डायमेंशनली वो करेक्ट है। ठीक है, तो अ फिजिकल रिलेशन विल बी डायमेंशनली करेक्ट इफ the dimensions of all the if the dimensions of all the if the dimensions of all the physical quantities of all the terms added, all the terms on both sides is same। ठीक है, तो ही वो इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट होगी, अदरवाइज नहीं होगी। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये कर लिया आप लोगों ने, ये लिख लीजिए, फिर यहीं से शुरू करते हैं, एक एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, सॉल्व करें। चलिए, फॉर एग्जाम्पल आपको दे दिया, फॉर एग्जाम्पल s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। आपसे कहा कि फाइंड द करेक्ट वेदर दिस इक्वेशन इज करेक्ट और नॉट। आपने 9th में ऑलरेडी पढ़ा है, तो जिन्होंने पढ़ा है वो सीधे ही कह रहे होंगे कि मैडम करेक्ट है। ठीक है, चेक करते हैं करेक्ट है या नहीं है। ठीक है, देखिए s का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, s क्या होता है यहाँ पर डिस्टेंस का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है l टू द पावर 1, ठीक, इज इक्वल टू u इंटू टी। u का डायमेंशनल फॉर्मूला u क्या होती है, इनिशियल वेलोसिटी, यानी u क्या है, वेलोसिटी यानी डायमेंशनल फॉर्मूला होता है वेलोसिटी का 1 L1 t माइनस 1, ठीक, डिवाइडेड मल्टीप्लाइड बाय t। u तो u का डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया L1 t माइनस 1 और t का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो गया, t प्लस हाफ एक नंबर है तो नंबर का कोई डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होता है। दूसरी बात आ गया यहाँ पर एक्सेलरेशन का डायमेंशनल फॉर्मूला L1 t माइनस 2 और यहाँ क्या आ रहा है टी स्क्वायर यानी t टू द पावर अगेन 2। ठीक, सॉल्व कर देते हैं। तो इसकी तो डायमेंशन है l टू द पावर 1 इज इक्वल टू, यहाँ डायमेंशन क्या आएगी, ये t की पावर 1 और t की पावर माइनस 1 ऐड हो जाएंगे, तो ये भी क्या रह जाएगा l टू द पावर 1 प्लस यहाँ पर क्या होगा, ये t टू द पावर 1 माइनस 2 और ये अंदर आएगा तो ये t की पावर 2 हो जाएगा। तो t की पावर माइनस 2 t की पावर 2 ऐड करेंगे तो 0, तो ये भी डायमेंशन क्या हो गया, l की पावर 1। यानी देखो इसकी भी डायमेंशन लेंथ, इसकी भी डायमेंशन लेंथ और इसकी भी डायमेंशन लेंथ, तभी ये तीनों फिजिकल क्वांटिटी ऐड हो रही है। इट मीन्स द गिवन इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। द गिवन इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट, यानी डायमेंशंस के हिसाब से ये इक्वेशन करेक्ट है। ठीक है, हो सकता है इसमें अगर यहाँ पर हाफ नहीं देता तो भी ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट होती, ठीक, लेकिन फिजिक्स के हिसाब से ये इक्वेशन सही नहीं है। ठीक है, लेकिन डायमेंशंस की बात करें तो डायमेंशंस केवल ये बताता है कि ये इक्वेशन डायमेंशनली तो सही है। ठीक, न्यूमेरिकल नंबर अगर कुछ आ जाए तो उसके बारे में वो कोई जानकारी नहीं देता है। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। तो s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इसको तो ये क्या कह रहा है, दिस इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि किस तरह से हम चेक करते हैं किसी भी फिजिकल रिलेशन का करेक्टनेस कैसे चेक करते हैं, ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है।